सम्मानित देशवासियों, वंदनीय माताएं एवं बहनों, देश के भावी कर्णधार नवयुवकों, घर आंगन की संयोजिकाएं, बहुएं एवं बेटियां, देश के सभी समस्याओं से जूझ रहे हमारे जनता जनार्दन, कोरोना काल में गति को रोक देने जैसी महामारी से लड़ने वाले सेवकों, आज चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे के 25वें एपिसोड का तीसरा खंड आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। यह बताना आवश्यक है कि इस एपिसोड के 3 खंड का कारण क्या था। जैसा कि आप लोग इतने एपिसोड देखते देखते इस बात से अवगत हो चुके हैं कि संस्था भारत भारती की सेवा करने का कोई निश्चित एक पैमाना नहीं है। जैसा कि अन्य संस्थाएं अपना एक उद्देश्य निर्धारित करती हैं कि उनको केवल रक्तदान करना है, कोई ये निर्धारित करता है कि केवल उनको वृक्षारोपण करना है, कोई यह निर्धारित करता है कि वो आसपास के नदियों को साफ करने का काम करना है, कोई यह निर्धारित करता है कि वो गरीबों को रजाई, कंबल इत्यादि बांटने का काम करना है। इस तरह से उनके मुद्दे एकांगी हैं, अक्सर ऐसा देखा जाता है। लेकिन भारत भारती ने स्वयं को किसी एक सीमा के अंदर नहीं बांध रखा है। उसका कारण है कि भारत जैसे 135 करोड़ जनमानस और भारत की विभिन्न संस्कृतियां, भारत के विभिन्न क्षेत्रों, भारत के विभिन्न क्षेत्रों की अलग अलग समस्याएं, भौगोलिक परिस्थितियां और प्राकृतिक दुर्घटनाएं हमारे प्रशासनिक व्यवस्था की अवहेलनाएं, अकर्मण्यता या अभाव के कारण भारत भारती ने निश्चय किया कि जब जैसी ज़रूरत समाज को, देश को, परिवार को, व्यक्ति को महसूस होगी, उसमें यदि हम पहुंच सके, यदि हमारी क्षमता उसके योग्य रही, तो हम उसमें शामिल होकर समाज की सेवा करते रहेंगे। इसलिए हमारा जो सूत्र है वो सेवा, समर्पण और संघर्ष का है। 25वें एपिसोड जैसा इसके पूर्व भी कुछ एपिसोड ऐसे आपको दिखाए गए जिसमें भाग 1 और भाग 2 का समीकरण था। इस 2009 की परिस्थितियों में भारत भारती के तीनों अंग
का अलग अलग कार्यक्षेत्र बना। सेवा के प्रति हमने बताया कि हमने 13 अप्रैल को रिक्शे और ठेले वालों के लिए धूप से बचने के लिए एक टोपी का वितरण किया। उसी क्रम में यह भी बताया कि जनपद सुल्तानपुर के कुड़वार ब्लॉक के तहत एक गांव में अग्निकांड हुआ, जिसमें पूरा का पूरा गांव जल गया। संयोग अच्छा था कि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन जो लोग अग्निकांड में ग्रसित हुए उनके तन पर कपड़ा के अलावा कुछ भी नहीं बचा। खिड़की खोल दो। कुछ भी नहीं बचा। ऐसी स्थिति में भारत भारती ने यथाशक्ति वहां पहुंचकर अग्निकांड से ग्रसित परिवारों को वस्त्र, अन्न, तत्काल उपयोग के, जिसको पकाने के अलावा भी खाया जा सके, जैसे लाई, चना, प्याज, कच्चा चना, मोमबत्ती, दिया सलाई, इस तरह की आवश्यक वस्तुएं दी गईं, जिससे जब पीड़ित के हाथ में कुछ बचा ही नहीं तो वह अगर दाल चावल दिया जाए तो वह कैसे पका कर खाता। इसलिए उनको जो भी सामान दिया गया वो इस रूप में दिया गया कि वो बिना पकाए उसे 2-4 वक्त खा सकें। कच्चे चने को भिगोकर खाया जा सकता था, लाई चना खाई जा सकती थी। इस तरह कुछ बाजार में मिलने वाले नमकीन वस्तुएं, बच्चों के लिए बिस्कुट इत्यादि जैसी वस्तुएं दी गईं। और सेवा का इस तरह का बाढ़ आया तो बाढ़ में लोगों के जब घर मकान सब छूट गए, बाग में रहने लगे, तो उनके लिए भोजन के पैकेट वितरित किए गए। यह सेवा के अंगों का अलग अलग प्रारूप भारत भारती ने शुरू से अपनाया। कभी हमने विकलांगों को उनके ज़रूरत के सामान बांटे, कभी हमने उत्तरकाशी में आए भूकंप पीड़ितों में जाकर उनकी कुशल क्षेम जानने और उनको भरपाई करने का प्रयास किया गया। इस तरह से पिछले 28 सालों से भारत भारती अपने इस चलते रहो चलते रहो चलते रहोगे के कार्यक्रम में अपने प्रेरक क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह के सहयोगी जयदेव कपूर जी के प्रेरणा और मंत्र चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे का अनुसरण करते हुए आज तक अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर है। उसी क्रम में मैंने बताया कि आचरण के धनी व्यक्ति, चाहे वो 4th क्लास का एम्प्लॉय रहा हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी IAS PCS रहे हों, चाहे सामान्य क्लर्क या पुलिस की वो पुलिस की अवगत रहा हो, इस तरह से हर श्रेणी को उनके कर्तव्य के अनुसार नैतिकता के मूल्य का मूल्यांकन करते हुए सम्मानित करने का जो काम है, इसे हम समर्पण की भाषा देते हैं।
क्योंकि हम उन चरित्रवान व्यक्तियों के प्रति नतमस्तक हैं, समर्पित हैं, जिन्होंने अपने त्याग, अपने तत्काल घटनाओं में अपने को शामिल करते हुए एक आदर्श प्रस्तुत किया। ऐसे व्यक्तित्व को सम्मान देकर भारत भारती अपने को उनके चरणों में नतमस्तक करती है। इसीलिए हम इसको समर्पण की भाषा देते हैं। उसी क्रम में संघर्ष, कभी कभी ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि वो किसी को रक्त देने, किसी को दवा देने, किसी को कंबल देने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण संघर्ष की स्थिति बनती है। अगर उस संघर्ष की सही सही रूपरेखा और त्याग, बलिदान किया जाए तो उसका परिणाम सार्वजनिक यानी हर व्यक्ति तक पहुंचता है। इसी क्रम में कभी हम आईएएस अधिकारी ईमानदार धर्म सिंह रावत जैसे आईएएस अफसर के लिए संघर्ष करते हैं। विभिन्न तरह के अवरोध प्रशासनिक स्तर पर किए जाते हैं, फिर भी भारत भारती अपने को अडिग रखते हुए उस संघर्ष में शामिल होती है और ईश्वर के कृपा से सफलता मिलती है। ऐसे ही संघर्षों में वर्ष 2002 के उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के 10 जिलों के जीवन की सबसे आवश्यक वस्तु विद्युत, जिस पर हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के शक्ति भवन विद्युत विभाग के सबसे बड़े कंट्रोलर ने पूर्वांचल के 10 जिलों के लिए रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक बिजली काटने का रोस्टर बनाया। पूरे जिलों में त्राही त्राही मच गई। गर्मी का दिन, पानी की उपलब्धता बिजली पर निर्भर और जनजीवन रात्र में, चाहे वो जिला अस्पताल या चिकित्सालय रहा हो, रोगियों से संबंधित हो, चाहे राह चलने वाले यात्रियों से संबंधित हो, ऐसे अंधकार में 10 जिलों के रोस्टर बनाने वाले शक्ति भवन लखनऊ के आदेश को चुनौती देने की भारत भारती ने कमर कसी और आंदोलन के तहत भारत भारती कभी हिंसक नहीं होती, कभी अपने आदर्शों की बलि चढ़ाकर बड़े बड़े पताके लहराने या अखबारों में फोटो खिंचवाने जैसे कार्यों से मुक्त रहते हुए संघर्ष पथ पर आगे बढ़ती है। और हमने शक्ति भवन को चैलेंज किया, चुनौती दी कि आपके इस आदेश के खिलाफ भारत भारती जनहित में अपने उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट पर जनहित याचिका दायर करेगी और अपने दुख दर्द को अदालत के सामने रखेगी और उनसे ये प्रार्थना करेगी इस आदेश को वापस कराने की व्यवस्था की जाए। सद्बुद्धि, विद्युत विभाग के अधिकारियों को सद्बुद्धि आई और उन्होंने जनहित याचिका जैसे संघर्ष की बात सुनकर अपने उस
रोस्टर रात्रिकालीन रोस्टर को विराम दिया और 10 जनपद के जनपदवासियों को रात्रिकालीन विद्युत कटौती से मुक्ति मिली। इस तरह के संघर्ष किसी भी व्यक्तिगत सेवा या किसी भी वस्तु की उपलब्धता से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हुए भारत भारती ने उस आंदोलन को हवा दी। लेकिन आंदोलन से पहले ही आदेश को स्थगित करने का विद्युत विभाग ने रिजल्ट दिया और भारत भारती ने उस जनहित याचिका के लिए जो जनता से 10 रुपये पर कनेक्शन का चंदा इकट्ठा किया था, उसे सभी व्यक्तियों को वापस कर दिया और जनता को राहत मिली। उसी तरह का संघर्ष पुनः 2009, जिसे आज हम आपके सामने प्रकट कर रहे हैं, और तीसरा खंड, इस एपिसोड के तीसरे खंड में इसी बात की प्रमुखता है। सन 2009 में भी बिजली का महासंकट था। बिजली संकट से हाहाकार मचा था। 24 घंटे में 4 घंटे भी बिजली मिलने की पुष्टि नहीं थी। रोस्टर कुछ और कहता था और सप्लाई कुछ और होती थी। रात रात भर हमारे गरीब परिवार, जिनके पास केवल नगर पालिका के जल स्रोत के अलावा कोई साधन नहीं था, महिलाएं रात रात भर जागकर बिजली की प्रतीक्षा करती थीं और जब भी बिजली आवे तो वह पानी भर कर रखने का काम करती थी। ऐसे हाहाकार में बहुत से लोगों ने सड़क जाम करने का प्रयास किया। बहुत से लोगों ने राजनीति में सत्ता के विरोध में अपने भविष्य की वोट बैंक तैयार करने का प्रयास किया। लेकिन भारत भारती ने इस 2009 के विद्युत संकट में एक आदर्श प्रस्तुत करने का प्रयास किया और हमने अधिकारियों और स्थानीय विद्युत विभाग के बड़े अधिकारियों को सामने अपने आदर्श और अहिंसक व्यवस्था के तहत गांधी जी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए उनको रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मत दे भगवान, इस स्लोगन का कैसेट भेंट किया गया, गुलाब के फूल भेंट किए गए और ये प्रार्थना किया गया कि आप जनपद की विद्युत व्यवस्था को अविलंब रास्ते पर लाने का प्रयास करें। आज के एपिसोड शुरू होने से पहले उन घटनाक्रमों की जो प्रेस रिपोर्ट आपके सामने पेश की गई है, ये गांधी जी के बताए ही मार्ग का अनुसरण था और उप महाप्रबंधक, स्थानीय जिले पर उप महाप्रबंधक सबसे बड़ा कंट्रोलर या सबसे बड़ा अधिकारी बैठता है, उनको वह कैसेट भेंट किया गया जिसमें सद्बुद्धि आने की प्रार्थना की गई थी और अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराया गया और यह भी बताया गया कि हमारे जनपद में पहले एक विद्युत शिकायत केंद्र
यानी विद्युत शिकायत केंद्र के एक अलग से व्यवस्था थी जो 24 घंटे खुली रहती थी। हर उपभोक्ता अपने मुसीबत को लेकर वहां जाता था और वहां वो दर्ज होता था शिकायत, और शिकायत दर्ज होने पर उसे ठीक कराने का प्रयास विभाग करता था। ऐसा सुविधाजनक व्यवस्था भी हमारे विद्युत विभाग ने समाप्त कर दी थी। जब उप महाप्रबंधक महोदय से पूछा गया कि ये विंडो क्यों खत्म हो गई, अब उपभोक्ता शिकायत कहाँ करने जाए, तब उन्होंने बताया कि अब शिकायत की व्यवस्था मोबाइल पर दर्ज होती है। उनसे पूछा गया कि ये मोबाइल नंबर आम जनता को क्यों नहीं बताया गया। केवल कुछ लोगों की सुविधा के लिए मोबाइल नंबर अगर है तो इसका क्या औचित्य है? क्यों नहीं इसको सार्वजनिक किया जाता? क्यों नहीं बिजली खंभों पर, बिजली विभाग के डोर पर या सार्वजनिक जगहों में उन नंबरों को प्रचारित किया जाता जिससे आम जनता उन मोबाइल नंबर को जान सके। वर्ष 2009 में आज जैसे मोबाइल के उपभोक्ता नहीं थे, तब बहुत कम लोग उसे एफोर्ड कर पाते थे। आम जनता में उस मोबाइल का प्रचलन भी नहीं था। फिर भी उनसे ये कहा गया कि आप इस नंबर को सार्वजनिक करें जिससे हम आम आदमी उस पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकें। इस तरह के संघर्षपूर्ण कार्य संस्था ने अपनाया और धीरे धीरे करके विद्युत विभाग, और कहीं जो ऐसा भी हो, प्रदेश के कुछ जिले तो बिजली कटौती से मुक्त थे जहां के राजनीतिक प्रधान थे, जैसे सैफई माननीय मुलायम सिंह जी का अपना गृह जिला था। इसी तरह कुछ जिले जो राजनीतिज्ञों के अपने पुश्तैनी इलाके माने जाते थे, उनको बिजली से कटौती से मुक्त रखा गया। यह सौतेलापन भी हर जिले वासियों को खलता था। रायबरेली बिजली कटौती से मुक्त थी क्योंकि वह इंदिरा जी, राजीव जी या गांधी परिवार का अपना पुश्तैनी इलाका था, इसलिए वहां पर बिजली कटौती नहीं होती थी। यानी इसका सीधा सीधा अर्थ है कि विभाग राजनीतिज्ञों की बपौती बन गई थी, जो जहां पर वर्चस्व रखता है वहां हर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी और उसे ऐसे शर्मनाक व्यवस्था में भी राजनीतिज्ञों को संकोच नहीं होता था। कम से कम ऐसे शर्मनाक व्यवस्थाओं से राजनीतिज्ञों को बचना चाहिए, लेकिन कहा यह जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास सत्ता है वही मालिक है। इस तरह संकट के, इस विद्युत संकट के दौर में संस्था भारत भारती ने विभिन्न प्रयासों के तहत सुल्तानपुर को एक सुचारू व्यवस्था विद्युत उपभोक्ताओं को दिलाई और हमारा संघर्ष कामयाब रहा। हम अपने संघर्ष को किसी भी उपलब्धि से अपने को लाभ पहुंचाने का प्रयास नहीं करते। हमने इस तरह का जो आंदोलन किया है उसमें कहीं से कोई उपलब्धि
प्राप्त करने का व्यक्तिगत प्रयास संस्था ने नहीं किया। हम जनमानस की सेवा को भी अपने आत्मा से पवित्र रखना चाहते हैं। हमारी मनोकामना है कि हम अपने 100% दुर्गुणों में 1% जिसे सेवा कहा जाता है उसे अपने दुर्गुणों से मुक्त रखें, अपने स्वार्थ से मुक्त रखें और सेवा का जो वास्तविक मूल्य है, वास्तविक परिभाषा है, उसे बनाए रखा जाए। इसीलिए संस्था अपने निजी कार्यों के लिए किसी तरह का वित्तीय सहयोग न तो शासन से लेती है और न ही जनता से लेती है। हम जब कभी जनहित में जनता से सहयोग लेते भी हैं तो उसका पूरा हिसाब रखते हैं। और हमारे इस कार्यकाल में 2 मौके ऐसे आए जब हमने लोगों से चंदा मांगा। एक वक्त था उत्तरकाशी में आए हुए भूकंप में सहयोग पहुंचाने के वक्त, और दूसरा मौका आया इस विद्युत संकट काल में जनहित याचिका दायर करने जैसा। इन दोनों संघर्षों के लिए हमने जनहित से पैसा लिया, लेकिन दोनों कार्यक्रमों की आपूर्ति हमारे सहयोग देने से पहले पूरी हो चुकी थी। इसलिए उत्तरकाशी से लौटकर प्राप्त चंदे की प्राप्त धनराशि एक एक व्यक्ति को, एक एक संस्था को वापस कर दी गई, जो एक उदाहरण है। इसी तरह बिजली कटौती के लिए जनहित याचिका दायर करने के लिए प्रति उपभोक्ता से प्रति कनेक्शन 10 रुपये का चंदा इकट्ठा किया गया। और जब जनहित याचिका के भय से विद्युत विभाग ने अपनी रात्रिकालीन कटौती 2000 में वापस ले ली, तब मांगे हुए चंदे को जनता में वापस कर दिया गया। यह भारत भारती के अपने नैतिक चरित्र का प्रमाण है। अगर हम दूसरे को नैतिकता का सम्मान देते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भी उनसे पहले नैतिक हों। हमारी संस्था का जो व्यय है वह हमारी संस्था के सदस्यों की श्रद्धा से दी हुई अपनी आय का 1% वार्षिक प्राप्त होता है, और उसी 1% की आय धनराशि से संस्था अपना पूरे वर्ष का कार्यक्रम संपन्न करती है। हम इसीलिए भारत भारती के अलंकरण के महोत्सव में नेताजी की स्मृति में मनाया जाने वाला उनका जन्मोत्सव 23 जनवरी के कार्यक्रम में भी किसी तरह का जन सहयोग या स्वास्थ्य की सहयोग नहीं लिया जाता। और हमारे उस कार्यक्रम के मंच पर जो अतिथि भी आते हैं उनमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हमारे मंच पर ना आवे जिसके ऊपर किसी प्रकार के, जिनके शरीर पर किसी प्रकार के दाग लगे हों, भ्रष्टाचार के लगे हों, आचरण के लगे हों। इस तरह के व्यक्तियों को हमने अपने आज तक के आयोजन में
कभी आमंत्रित नहीं किया। यद्यपि बहुतायत ऐसा लोग मानते हैं कि यदि कोई राजनीतिक आएगा, कोई मंत्री आएगा, तो उससे भीड़ बढ़ेगी, शोहरत मिलेगी और खर्च भी बचेगा। स्थानीय प्रशासन भी पूरा सहयोग करेगा। लेकिन भारत भारती इन सभी अभिलाषाओं से वंचित रही और आज तक ईश्वर की कृपा से हमने कोई वित्तीय बाहरी स्रोत प्राप्त नहीं किया है। ईश्वर से यही कामना है कि यदि हम कार्य करने में सक्षम हों तो अपने आत्मनिर्भरता के बल पर हों, वरना मुझे इस बात का जरा भी संकोच, भारत भारती को इस बात का जरा भी संकोच नहीं होता या नहीं होगा कि हमारे कार्यक्रम धनाभाव के कारण स्थगित हो गए। अगर धनाभाव के कारण हमारे पास अभाव है तो हम कार्यक्रम न करें, ये मुझे स्वीकार है, लेकिन हम किसी अन्य स्रोतों से धन एकत्र करके सेवा का बिगुल बजाएं, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। इसलिए हम आज के इस तीसरे भाग को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए विराम देते हैं। शेष अगला एपिसोड की सूचना आपको समय पर दी जाएगी। चलते रहोगे, चलते रहोगे, चलते रहोगे, यह 29 वर्ष की यात्रा आज समाप्त करते हैं। आगे कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।